गुड इवनिंग बच्चों सभी को। आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग जो हमारा लास्ट क्लास में फ्रैक्शंस का हमने एमसीक्यू लिया था ना, तो हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो आज हम लोग जो है कंटिन्यूड पार्ट जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस का वो हम लोग देखेंगे। तो सब लोग अपना जो है बुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो आई होप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये रहा 12th क्वेश्चन। 5 glasses of juice shared equally among 4 friends is the same as dash glasses of juice shared equally among 8 friends. सो 5 glasses of juice, तो 5 जूस के ग्लासेस को कितने फ्रेंड्स में बांटा गया है इक्वली? 4 फ्रेंड्स, अमंग 4 फ्रेंड्स मतलब 4 फ्रेंड्स के बीच में जो है 5 ग्लासेस ऑफ जूस को बांटा गया है। तो अभी हमें क्या देखना है? अगर कितने ग्लासेस ऑफ जूस को हम लोग इक्वली 8 फ्रेंड्स को बांट सकते हैं, और जो भी ग्लासेस ऑफ जूस लेंगे ना दैट हैज टू बी इक्वल टू 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड अमंग 4 फ्रेंड्स। तो दोनों जो है दोनों तरह इक्वल आना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप लोग बोलिए? तो 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखिए। तो क्या आता है? 5/4 आता है। 5/4 है कि नहीं? तो अभी हमें हमारे पास डिनोमिनेटर है, 8 फ्रेंड्स है हमारे पास जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। ऊपर ग्लासेस ऑफ जूस कितना हो सकता है वो ढूंढना है। आप ट्राई कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर क्या है? इट इज, टेल मी क्विकली। यस इट इज 10/8 है ना, 10/8 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यस, मैं आपको दिखाती हूँ। 5 ग्लासेस ऑफ जूस को 4 फ्रेंड्स में बांटा गया है कि नहीं? तो अभी हम लोग इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 5 2 10, 4 2 8। करेक्ट। तो हमें 8 फ्रेंड्स में जो है 10 ग्लास जूस अगर बांटेंगे तो 5/4 से सेम हो जाएगा। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एनी फ्रैक्शन, if its numerator and denominator have no common factor except one, then the fraction is said to be in dash. Option A lowest terms, option B simplest form, option C both. अगर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं ना, उनके उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा, वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर सी बोथ। बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज, यस इट इज सी बोथ। यस। नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन। एक्सप्रेस 17/51 फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। सो 17/51 जो है उसको लोएस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। किया सबने? ओके, तो कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे देखेंगे। सो इट इज 17/51 है ना। सो 17 1 जा 17, 3 जा 51। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ है? इट इज बी। यस, जो भी बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपॉन 10।
तो 3/10 के लिए और दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए। तो ऑप्शन में से मैंने दे दिया है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए है दिए गए ऑप्शंस में से। तो बताइए। यस, तो कुछ बच्चों ने आंसर्स दिया है मुझे। वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। तो अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ओके। सो 3/10 को सबसे पहले मैं 2 से करूंगी। सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर, जिससे कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इजीली मिल जाते हैं। सो पहला वाला रहेगा 3 2 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20, है ना। तो ये पहले वाला हो गया। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ए है। तो दिस माइट बी अवर आंसर, है ना। यस। सो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3/10 को 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो 3 3 ज़ा कितना आता है बताइए मुझे। इट इज, यस, 3 3 ज़ा 9 आता है। और 10 3 ज़ा 30 आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंपेयर 8/3, 5/2। इसमें से कौन सा बड़ा है या छोटा है, या फिर दोनों इक्वल है? अकॉर्डिंगली हमें सिंबल डालना है वहां पे। ओके, 8/3, 5/2। तो कंपेयर करके मुझे बताइए कौन सा है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम कीजिए। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप एलसीएम ले सकते हो, है ना। एलसीएम लेके कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करके दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। यस, सबने किया, सबको आंसर्स मिले हैं। ऑलराइट, हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर्स कौन है? 3 और 2 है। तो उनके जो है, आप कॉमन डिनोमिनेटर्स निकाल दीजिए। सो 3 और 2 के में से कोई भी नंबर कॉमन है, कोई भी टेबल कॉमन है दोनों के बीच? कोई भी नहीं, दोनों नहीं आते एक ही टेबल में। सो 3 1 ज़ा 3, 2 को एज इट इज रखूंगी। 2 1 ज़ा 2। सो 3 2 ज़ा कितना हुआ? 6 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हुआ, है कि नहीं। सो एक मिनट, यहाँ पे मैं फ्रैक्शंस दोनों लिख लेती हूँ। 8/3, 5/2 है ना। यस। तो कॉमन हो गया 6, है ना। 3 2 ज़ा 6। सो 8 3 ज़ा, सॉरी, 3 हाउ मच ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। फिर 2 हाउ मच ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। सो 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, है ना। 15/6। तो ग्रेटर कौन हुआ? 16/6 जो है ग्रेटर हुआ, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 15। तो ऑब्वियसली 16 जो है बड़ा होगा, इसका मतलब 8/3 इज ग्रेटर, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 20। ओके। नेक्स्ट, एड 4/9 +2/3। 4/9 +2/3 को ऐड कीजिए। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर्स जो है कॉमन नहीं है। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। फटाफट कीजिए और आंसर फाइंड आउट करके रखिए, हम लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे फिर।
किया सबने? ओके, तो यहाँ पे मैं ट्राई करूं। यस, अभी मैं सॉल्व करके देखती हूँ। सो 4/9 है, प्लस 2/3। सो 9 और 3 का कॉमन एलसीएम क्या आता है, बताइए मुझे। ओके, तो कुछ बच्चों ने ऑलरेडी मुझे बता दिया है, वेरी गुड। 3 3 जा 9, क्योंकि दोनों 9 और 3 एक ही टेबल में आता है, वो है 3। सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर से 3 लूंगी, 3 1 जा 3, एज इट इज मैंने 1 रखा। तो कॉमन कौन हुआ, 3 × 3 9 हुआ है ना। तो 9 इज अवर कॉमन डिनोमिनेटर, हमारा एलसीएम। सो 9 हाउ मच जा 9, 9 1 जा 9। 3 हाउ मच जा 9, 3 3 जा 9। सो 4 1 जा 4, 2 3 जा 6। सो 4 + 6 कितना आता है, बताइए जल्दी से। इट इज, यस, 10/9 आता है। 10/9। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो किन किन बच्चों ने सॉल्व किया है और मुझे आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। ओके, ऐसी ही आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट 5/7 -4/9। इसको जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। 5/7 -4/9। यस, फटाफट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। किया सबने? अब मैं करूं? ओके। 5/7 -4/9। तो 7 और 9 के भी, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ बच्चों। यस, तो 4/9। ओके, 7 और 9 के बीच को कौन सा भी कोई एक टेबल कॉमन है, नहीं है। तो अभी हम लोग 7 लेंगे सबसे पहले। 7 1 जा 7, 9 को एज इट इज मैंने रख दिया। 9 1 जा 9, है ना। दोनों डिनोमिनेटर्स को जब कॉमन करेंगे तभी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 7 9 जा कितना हुआ, 63 हमारा जो है डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर। 7 हाउ मच जा 63, 7 9 जा 63। 9 हाउ मच जा 63, 9 7 जा 63। तो 5 9 जा कितना हुआ, 45। 4 7 जा कितना होता है, बताइए। 4 7 जा, इट इज 28। तो 45 -28 कीजिए, बताइए मुझे आंसर। 45 -28, करेक्ट आंसर कितना हुआ, इट इज 17, है ना। तो 17/63 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रैक्शन इन संस्कृत इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ। भिन्ना और भागा दोनों ही कहा जाता है। 21, in a dash manuscript fractions text were found in ancient India। सो कौन से स्क्रिप्ट में सबसे पहले फ्रैक्शन टेस्ट टेक्स्ट होते हैं ना, फ्रैक्शंस को जो है एंशियंट इंडिया मतलब पुरातन काल, भारत के पुरातन काल में सबसे पहले कौन से स्क्रिप्ट में फ्रैक्शंस को देखा गया था। ऑप्शन ए बख्शाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी नन, कौन से भी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं, बताइए विच इज द करेक्ट आंसर।
इट इज, यस, बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट. एंड द लास्ट, subtract 13/4 from 10/3. फटाफट करके मुझे आंसर बताइए. यस, द करेक्ट आंसर इज बी, 1/12. यस. आई होप फ्रैक्शंस के ऊपर सभी को जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस ठीक से समझ आए हैं. ओके. तो अब हम लोग जो है प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस. यस. तो यहाँ पे जो है हमने लास्ट क्लास में जो है स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के फीचर्स के बारे में देखा था, साथ ही साथ कुछ शेप्स को जो है हमने कंस्ट्रक्ट भी किया था. तो आज हम लोग जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स को जो है पढ़ेंगे. ठीक है. सो कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर साइड होगा स्क्वायर का, उससे हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शंस करना है. ठीक है. तो स्क्वायर के बारे में हमें क्या पता है, बताइए. स्क्वायर जो है क्या होता है, सभी चारों साइड्स क्या होते हैं स्क्वायर के, इक्वल होते हैं. तो हमें एक साइड दिया गया है, इट सिंपली मीन्स बाकी 3 साइड्स भी कितने मेजर करेंगे, 7 सेंटीमीटर ही मेजर करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो है व्हाइट पेपर लूंगी, और उसके साथ जो मेरे यस, जो मेरे कंपोनेंट्स चाहिए मुझे मेजरमेंट्स के लिए. ओके. स्केल, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल और कंपास, तो चारों को मैंने ले लिया है. ओके. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बेस है वो निकालेंगे. तो बेस कितना हम लोग ये लेना है, सेम 7 सेंटीमीटर ही लेना है कि नहीं. तो हम लोग यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं. तो रूलर की मदद से मैंने क्या किया, यहाँ पे पेंसिल से जो है 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया. ए बी इज 7 सेंटीमीटर. ए बी इज 7 सेंटीमीटर. ये सभी को दिखाई दे रहा है. यहाँ पे जो है मैंने बेस अपना जो है 7 सेंटीमीटर जो है मार्क कर लिया है. उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अपना प्रोट्रैक्टर लूंगी. ओके. तो हमें क्या पता है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. और स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितना मेजर करते हैं, 90 डिग्री मेजर करते हैं, है ना. हर एक एंगल कितना मेजर करता है, 90 डिग्री. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जो है प्रोट्रैक्टर रख के, मैं जो है ए पॉइंट पे अपना सेंटर जो है प्रोट्रैक्टर का रख के, मैं जो हूँ यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे मार्क करूंगी. 90 डिग्री यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ. ओके. और रूलर की मदद से यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी. 1 मिनट. यस. तो रूलर की मदद से यहाँ पे जो है 90 डिग्री में मार्क कर रही हूँ. ठीक है. तो अप्रोक्सीमेटली मैं लेंथ जो है ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर कहाँ है पता नहीं है, उसके बाद हम लोग जो है मार्क करेंगे. ठीक है. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपना 90 डिग्री जो है बना दिया है. ओके. बना दिया है. तो अभी मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मुझे मार्क करना है. क्योंकि हर एक साइड कितना होना चाहिए स्क्वायर का, एज पर द क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो कंपास में मैं अपना पेंसिल ऐसे बिठा लूंगी. ओके.
बिठाने के बाद जो है रूलर की मदद से या फिर स्केल की मदद से हम लोग यहाँ पे 7 सेंटीमीटर जो है कंपास के ऊपर ऐसे मेजर करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर जो है कंपास के ऊपर जो मैंने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ए पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी। ओके, ये वाला हो गया। ओके, दिस साइड इज डन। सेम हमें क्या करना है, फिर से बी पे जो है हमें ऐसा ऐसा अपना प्रोट्रैक्टर रख के 90 डिग्री फिर से मार्क करना है। ओके, क्योंकि बी एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है ना। यस। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री जो है मार्क कर लिया है। सेम फिर से बी साइड को भी हमें क्या करना है, मार्क करना है ना। तो अभी मैं क्या करूंगी, फिर से जो है 7 सेंटीमीटर देख लूंगी अपने रूलर पे, एडजस्ट कर लूंगी अपने कंपास को रूलर की मदद से। फिर से बी पे रख के मैं क्या करूंगी, ऐसे एक आर्क लगाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ हो गया। अब क्या करना है, जहां पे ये दोनों आर्क दोनों लाइंस पे इंटरसेक्ट हुए हैं ना, वहां पे उन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना है कुछ इस प्रकार से। सो ये हमारा जो है स्क्वायर बन गया 90 डिग्री। ये वाला भी 90 डिग्री है। ऑल द साइड्स मेजर 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार से आपको जो है कंस्ट्रक्शन करना है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया है? ऑल राइट, इसको रिपीट करें। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे हैविंग 5 सेंटीमीटर ईच साइड। तो 5 सेंटीमीटर होगा, तो सब लोग मेरे साथ करोगे। सभी अपना जो है ज्योमेट्री कंपास निकालिए, अपना स्केल प्रोट्रैक्टर और कंपास लीजिए, और जो है इसके साथ मेरे साथ ही खुद प्रैक्टिस कीजिए। जिनके पास नहीं है, आपके पास एटलीस्ट स्केल पेंसिल होगा, है कि नहीं। तो स्टेप वाइज आप भी जो है रफली कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कीजिए, ओके, पेंसिल और रूलर की मदद से। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना बेस निकालना है। तो बेस कितने सेंटीमीटर का होगा, इट विल बी 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर का बेस होगा। तो 5 सेंटीमीटर बेस निकाल लीजिए। ओके, तो ए पी क्यू ले लेते हैं इस बार, पी क्यू बिकम्स 5 सेंटीमीटर। उसके बाद पी पे रख के हमें क्या करना है, प्रोट्रैक्टर को रखना है। रख के क्या करना है, 90 सेंटीमीटर मार्क करना है ना, 90 सेंटीमीटर मार्क करना है। और फिर जो है इस मार्क किए हुए पॉइंट पे पी को जो है इस इस पॉइंट से हमें लाइन को एक्सटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर अभी यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, है ना। 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, पी पे रख देंगे और छोटा सा एक आर्क बना देंगे। यस, हो गया। अब हम लोग सेम यही ये प्रोसीजर इस साइड पे करेंगे, क्यू पे करेंगे, है ना। क्यू पे पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर रखिए, 90 डिग्री जो है मार्क कीजिए। यस, मार्क हो गया 90 डिग्री। फिर से 5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यस, 5 सेंटीमीटर है। क्यू पे रख के ऐसे छोटा सा आर्क बना देंगे। ओके, बन गया। तो इन आर्क को जो है दोनों तरफ से ऐसे जोड़ देंगे। यस, पी क्यू
एस, ये बन गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा 90 डिग्री। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम लोग जो है स्क्वायर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सभी को स्टेप्स जो है समझ में आया होगा। टोटली कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। ओके। यस। ऑलराइट, तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, किसके बारे में डिस्कस करना है? वो है स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में। ओके, तो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में क्या चर्चा करनी है? यस, तो हमें यहाँ पे क्या डिस्कशन करना है कि हम लोग जो है रेक्टेंगल में भी स्क्वायर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आपको मतलब आप ये जानते हो? आपको पता है ये? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स बोलते हैं। तो जब हम लोग रेक्टेंगल्स में स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं? रेक्टेंगल्स जो रहते हैं ना, कुछ इस प्रकार से होते हैं, है ना? यस, यहाँ पे क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना? ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं, है ना, दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल टू ईच अदर, फिर ये दोनों, ये और ये वाला, है ना, दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। एंड ऑल द 4 एंगल्स मेजर, कितना कितना मेजर करते हैं? 90 डिग्री मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसके बीच में जो है हम लोग रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग जो है टू आइडेंटिकल स्क्वायर्स या फिर 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, ऑलराइट, या फिर सिर्फ एक जो है हम लोग एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्क्वायर भी जो है कंस्ट्रक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो जब 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स आपको ड्रॉ करना है तो मेजरमेंट्स किस प्रकार से होने चाहिए? मेजरमेंट्स किस प्रकार से होने चाहिए? कोई बता सकता है मुझे इस बात के? कैन यू टेल मी एनीबडी? स्क्वायर्स में क्या होता है? स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में फर्क क्या है, बताइए? स्क्वायर्स जो है सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल्स का क्या होता है? रेक्टेंगल्स जो है सिर्फ ऑपोजिट साइड्स जो है सेम होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर्स विद इन रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें लेंथ और ब्रेथ उसी हिसाब से चूज करना पड़ेगा। जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल के जो है ऑपोजिट लेंथ और ऑपोजिट ब्रेथ इक्वल हो, और स्क्वायर्स में चारों साइड्स इक्वल हो, है ना, उस प्रकार से हमें जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको यहीं पे छोड़ दूंगी। तो इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए कि स्क्वायर्स को अगर रेक्टेंगल्स में फिट करना है तो कौन से मेजरमेंट्स हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को हम लोग आज फिनिश करने से पहले एक छोटा सा थॉट ऑफ द डे से हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, व्हाट दिस कोट टेल्स यू, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। इसका मतलब क्या है? आपको जो है अपने आप पर भरोसा रखना है, और जब आप अपने आप पर भरोसा रख देंगे तो आधी से ज्यादा जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, और सिर्फ आधा रास्ता आपको जो है तय करना है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज आपसे इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर चीज को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा अच्छी चीज को करना है, सही का साथ देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आपको हमेशा जो है अपने एफर्ट्स डालने हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और जब आप एफर्ट्स डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपका आधा रास्ता तय हो जाता है। सिर्फ आधा रास्ता जो है मंजिल तक पहुंचने के लिए उतना ही रहता है, और वो रास्ता भी
आसान वाला बन जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुली अचीव करे। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है, यहाँ पे मैंने जो आपको एक क्वेश्चन दिया है, हाउ टू फिट स्क्वायर्स विद इन द रेक्टेंगल्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।